Hello everybody, I am Dr. Anu Bhai Soni. Good morning all of you, and I heartily welcome you in this video session. Uh, During our last meeting we were talking about different provisions in different sections of Indian Evidence Act regarding the relevancy of the facts. Today I am going to open the discussion over the section 11, the very important section, very academically sound and technically significant section of the Indian Evidence Act. And what is the provision, what is the fabrication of the sentence of the section 11? Let us try to understand what the section 11 says. Under what circumstances the facts become relevant which are not relevant otherwise? I'm repeating again. When facts are relevant or when facts become relevant which are not otherwise relevant or which are not relevant otherwise. So now we have to discuss the specific circumstances under which the irrelevant facts, otherwise irrelevant facts become relevant. धारा 11 के अंतर्गत उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिसमें ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं जो अन्यथा सुसंगत नहीं होते, विच आर नॉट रिलेवेंट अदरवाइज. ऐसे तथ्य सुसंगत हैं जो अन्यथा सुसंगत नहीं है. इसको थोड़ा सा अपन ऐसा समझें कि द फैक्ट्स विच आर नॉट रिलेवेंट इन प्रीवियस सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट or precedent sections or former sections of this act, or you may say that before the section of 11 we have studied section 6, section 7, section 8, section 9 and section 10 also. Under these section certain grounds, certain parameters for the relevancy have been discussed. And the facts which are not relevant under these parameters, under these grounds, which are made relevant under this section. जो तथ्य पिछली धाराओं के अंतर्गत, पूर्ववर्ती धाराओं के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, ऐसे तथ्य को धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया है. मतलब the provision of section 11 is a residual provisions, supplement provisions having the wide scope to make certain facts relevant. कुछ विशिष्ट तथ्यों को सुसंगत बनाने के लिए यह धारा जो है थोड़ा एक विस्तृत क्षेत्र बताती है, वाइड स्कोप. लेकिन सभी प्रकार के फैक्ट्स इस धारा के अंतर्गत सुसंगत नहीं होंगे. धारा 11 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि फैक्ट्स आर रिलेवेंट विच आर नॉट रिलेवेंट अदरवाइज इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू आर अदर रिलेवेंट फैक्ट, आर facts make the existence of fact in issue and the relevant fact highly probable or highly improbable. 11 क्या कहती है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो अन्यथा सुसंगत नहीं है. मतलब जो पूर्ववर्ती धाराओं में सुसंगत नहीं हो पाए वो इसमें सुसंगत है, बशर्ते अंडर कंडीशन कि वे यदि विवादग्रस्त तथ्य से असंगत हैं या विवादग्रस्त तथ्य या उससे जुड़े किसी सुसंगत तथ्य को बहुत ज्यादा मुमकिन या बहुत ज्यादा नामुमकिन बनाते हैं. है ना? इन द फैक्ट्स which are made relevant under section 11 if they are entirely inconsistent with the fact in issue or any other relevant fact, or such facts make the existence of fact in issue or other relevant fact highly probable or highly improbable.
जो बहुत ज़्यादा मुमकिन या नामुमकिन बनाते हैं। इसको थोड़ा ठीक से समझें। मतलब धारा 11 में आपके पास 3 बातें हैं। वी हैव 3 एलिमेंट्स रिगार्डिंग दिस सेक्शन 11। नंबर 1, इसमें वे तथ्य सुसंगत हैं जो पिछली धाराओं में सुसंगत नहीं हो पाए हैं। आगे की धाराओं की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे की धाराओं में सुसंगतता का अपना आधार है। पिछली धाराओं में जो सुसंगतता के जो आधार बताए गए हैं, उन आधारों पे ये जो तथ्य फिट नहीं बैठते, उन तथ्यों को धारा 11 में सुसंगत अपन बना सकते हैं। ये धारा 11 कहती है ना? कि अन्यथा सुसंगत नहीं है, वो सुसंगत है। मतलब अन्यथा का मतलब यहाँ पर ये लगाएं कि जो पिछली धाराओं में सुसंगत नहीं थे, नहीं हो पाए हैं, वो इस धारा में सुसंगत होंगे, बशर्ते कि ऐसा भी नहीं है कि इसने उसको आपको फ्री हैंड कर दिया कि आप किसी भी फैक्ट को इस धारा के अंतर्गत सुसंगत बना लीजिए जो पिछली धाराओं में सुसंगत नहीं थे। नो नो नो, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस जीस्ट ऑफ दिस सेक्शन इन दिस वे, है ना। वो क्या कहती है कि फैक्ट्स आर रिलेवेंट अंडर दिस सेक्शन विच आर नॉट रिलेवेंट अदरवाइज, बट such facts must be inconsistent, entirely, fully inconsistent with the fact in issue or any other relevant fact, or facts make the existence of fact in issue or relevant fact highly probable or highly improbable। पहली बात उन्होंने कहा इस धारा के अंतर्गत कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो पिछली धाराओं में या अन्य तरह से सुसंगत नहीं हो पाए, वो इस धारा में सुसंगत है, बशर्ते कि क्या, उसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, ऐसे तथ्य विवादग्रस्त तथ्य से या सुसंगत तथ्य से पूरी तरह से असंगत हो। पहली शर्त तो यह है कि असंगत तथ्यों को ही इस धारा के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया है। कहने का मतलब यह हुआ है ना कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स आर मेड रिलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। पहली बात तो ये। दूसरा, या यदि असंगत नहीं है तो विवादग्रस्त तथ्य को या उससे जुड़े किसी सुसंगत तथ्य को बहुत ज्यादा मुमकिन या बहुत ज्यादा संभाव्य या बहुत ज्यादा नामुमकिन या बहुत ज्यादा अनाधिसंभाव्य, हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं। अब इसी दोनों पर अपन फोकस करें। असंगत कथन क्या है? असंगत तथ्य क्या है? नॉट कथन, असंगत तथ्य क्या है? व्हाट इज द इनकंसिस्टेंट फैक्ट? इनकंसिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है कि सांपार्श्विक, कोलेटरल, या अपन जिसको यूं कहें कि असंगत का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। इसका ये मतलब निकलता है इसको सरल भाषा में कि जहां पर 2 तथ्य एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, जिनका सह अस्तित्व संभव नहीं है, where two facts cannot be in existence, जो जहां पर 2 तथ्य एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। यदि एक तथ्य अस्तित्व में है तो दूसरे तथ्य की स्थिति अस्तित्व में रहने की नहीं होगी, और यदि एक तथ्य अस्तित्व, ये वाला तथ्य अस्तित्व में है तो दूसरे तथ्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों असंगत हैं एक साथ, ये 2, इनका कोएग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। अब अपने पास कौन कौन से 2 तथ्य हैं? एक तो विवादग्रस्त तथ्य, फैक्ट इन इशू। केस में कोई ना कोई फैक्ट इन इशू तो होता ही है, तभी तो केस चलता है। यदि क्रिमिनल मामला है तो फैक्ट इन इशू होगा कि किसी ने, अपराधी ने अपराध किया है कि नहीं किया है, और सिविल मामला है तो कोई ना कोई विवाद होगा, उसको अपन फैक्ट इन इशू बोलते हैं। तो चलिए अपन क्रिमिनल मामले का उदाहरण लें, ज़्यादा सही और सरल होता है। तो कोई एक आरोपी के ऊपर आरोप है कि उसने हत्या की कि नहीं की। प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि इस व्यक्ति ने हत्या की, और यही न्यायालय को तय करना है, दिस इज द फैक्ट इन इशू विच टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि वेयर द एक्यूज हैज कमिटेड ऑफेंस और नॉट। यही तय करना है, यही विवादग्रस्त तथ्य है। इस विवादग्रस्त तथ्य का अस्तित्व है, यदि अपन ऐसा प्रोसिक्यूशन क्लेम कर रहा है कि इसका इस प्रकार के तथ्य का अस्तित्व है, ठीक है। बचाव की ओर से या अभियुक्त की ओर से एक तथ्य लाया जाता है कि जिस दिन और जिस समय और जिस स्थान पर हत्या करने की बात कही जा रही है,
जिस तारीख, जिस दिन, जिस समय और जिस स्थान पर हत्या करने की बात कही जा रही है, उस तारीख को, उस समय, उस स्थान पर मैं नहीं था। सिर्फ अनुपस्थित ही नहीं था, बल्कि इतनी दूर था कि मेरा उस स्थान पर उसी तारीख, उसी दिन, उसी समय या उसके बहुत आसपास में होना संभव भी नहीं था। अब देखिए, अब आपके पास दो तथ्य हो गए। एक विवादग्रस्त तथ्य है कि आरोपी ने हत्या की है कि नहीं की, तो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इस तथ्य का अस्तित्व है कि इसने हत्या की है। अब बचाव कहता है कि साहब ये तो उस दिन था ही नहीं। जिस तारीख, जिस समय, जिस स्थान पर हत्या की बात आप कह रहे हैं, है ना, उस समय ये व्यक्ति बिलासपुर में मान लो हत्या हुई है, सदर बाजार में 17 दिसंबर 2019 की रात 9:30 से 10 के बीच में हत्या की बात आप कह रहे हैं कि इस तथ्य का अस्तित्व है कि अब आरोपी ने इस समय, इस तारीख, इस दिन अमुक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या की। ये आपका तथ्य है, ये विवादग्रस्त तथ्य है। एक तथ्य आपने रखा, प्रोसिक्यूशन ने ये तथ्य रखा। बचाव की तरफ से ये तथ्य आता है कि साहब जिस दिन की घटना की बात बता रहे हैं, उस तारीख को ये हमारा जो अभियुक्त है या हमारा जो पक्षकार है, वो बिलासपुर से करीब 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली के पास गुड़गांव में था और उस तारीख में एक शादी में ये शरीक हुआ था। उस शादी में इसके वीडियो शूटिंग हुई थी, उसमें इसके फोटोग्राफ्स भी संभवतः होंगे, स्टिल फोटोग्राफ्स में भी ये कहीं कहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा वहाँ पर 400 से 500 लोग इकट्ठे थे, इसमें 40-50 लोगों से मिला। ये जिस होटल में ठहरा था, उस होटल के रिकॉर्ड में से इसकी तस्दीक हो सकती है। रेलवे के टिकट्स हैं उसके पास आने और जाने के, उसका रिकॉर्ड है। तो एक तथ्य ये हो गया। अब देखिए, दोनों तथ्य जो है असंगत हैं, इनकॉन्सिस्टेंट हैं। कैसे? यदि अभियुक्त का तथ्य अस्तित्व में है या सच है, तो फिर प्रोसिक्यूशन के तथ्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और यदि प्रोसिक्यूशन के तथ्य का अस्तित्व आप मान लेते हैं, उसको साबित कर देते हैं, तो फिर अभियुक्त जो कुछ बोल रहा है उस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर वो झूठा है। दोनों तथ्य नहीं हो सकते एक साथ अस्तित्व में, कि वही व्यक्ति उसी समय, उसी तारीख में, उसी दिन 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पर उपस्थित रहेगा, संभव ही नहीं है। हाँ, ये कहा जाए कि भाई, जैसे एक मामले में कहा गया कि 10:30 बजे रात को अपराध घटित हुआ, मृत्यु कारित की गई और उसके ठीक पहले 10:15-10:20 के आसपास में और थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे में अभियुक्त जो था वो दूसरे स्थान पर देखा गया था, दूसरे स्थान पर एक बैठक में था। अदालत ने कहा कि घटना स्थल और अभियुक्त जहां उपस्थित था वो दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 300-400 मीटर है। तो वहां से 10 मिनट के भीतर अभियुक्त का आकर के घटना स्थल पर घटना कारित करके चल देना बहुत ज़्यादा असंभव नहीं है, है ना, बहुत ज़्यादा असंभव नहीं है, मुमकिन है। लेकिन एक आदमी कह रहा है कि वो एक दिन पहले से दिल्ली में था, रात को शादी में शरीक हुआ, दिल्ली 1200 किलोमीटर दूर है ना। यदि वो हवाई जहाज से भी आएगा तो भी इतनी जल्दी घटना स्थल पर आकर उपस्थित होकर के अपराध को कारित करके नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि दो तथ्य हैं हमारे सामने। एक विवादग्रस्त तथ्य है कि इसने मारा कि नहीं मारा, तो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इसने मारा है, इस तथ्य का अस्तित्व है। आप कह रहे हैं, मतलब अब बचाव पक्ष के आप एडवोकेट हैं या आप खुद अभियुक्त हैं, आप कहते हैं कि नहीं, उस तारीख को तो मैं उपस्थित था ही नहीं और मेरा वहाँ पर पहुँच करके इस प्रकार के घटना को कारित करना संभव ही था। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कमिट एनी ऑफेंस, है ना, फ्रॉम सच ए लॉन्ग डिस्टेंस। यू आर सेइंग लाइक दिस। तो both we have a two type of the facts. One is the fact in issue, another fact which have been submitted or which have being submitted by the defense. हम देखें कि दोनों जो तथ्य हैं इनका कोई एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी एक तथ्य ही अस्तित्व में रहेगा, सच माना जाएगा, दूसरा तथ्य अस्तित्व, दोनों एक साथ। ये एक आदमी यहाँ भी रह गया, वहाँ भी रह गया, उसने शादी भी उसी तारीख उसी समय में अटेंड कर लिया, यहाँ मर्डर भी कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब इस प्रकार के तथ्य, दो ठो तथ्य, कोई तथ्य लाया जाता है जो विवादग्रस्त तथ्य से पूरी तरह से असंगत है, फुल्ली इनकॉन्सिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट आल्सो, then such facts are relevant
अंडर द सेक्शन 11। जब आप कोई इस प्रकार का कोई असंगत कथन करते हैं, असंगत तथ्य को लाते हैं न्यायालय के सामने, तो ऐसे असंगत तथ्य जो हैं, जो विवादग्रस्त तथ्य जो पूरी तरह असंगत है, मतलब जब विवादग्रस्त तथ्य के साथ वो अस्तित्व में नहीं रह सकती, या तो विवादग्रस्त तथ्य अस्तित्व में रहेगा या वो तथ्य अस्तित्व में रहेगा। तो जब इस प्रकार के असंगत तथ्य को आप लाते हैं, तो ऐसे असंगत तथ्य जो हैं वो धारा 11 के अंतर्गत क्या हैं? सुसंगत हैं। धारा 11 की यही शर्त है, पहली कि या तो इधर उधर की जो पिछली धाराएं हैं उस धाराओं के अंतर्गत सुसंगत ना हो, और दूसरा उसके दो और शर्त हैं कि उसको ऐसा जो तथ्य है वो पूरी तरह से असंगत होना चाहिए, किससे? विवादग्रस्त तथ्य से, या विवादग्रस्त तथ्य से जुड़े किसी सुसंगत तथ्य से, है ना। द फैक्ट्स मस्ट बी इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। और दूसरा, और यदि असंगत नहीं है तो दूसरा कैटेगरी और इसने बनाया है, फिर वो फैक्ट ऐसा होना चाहिए, वो तथ्य ऐसा होना चाहिए जो विवादग्रस्त तथ्य को या उससे जुड़े किसी सुसंगत तथ्य को बहुत ज़्यादा मुमकिन, बहुत ज़्यादा संभव बना दे, या बहुत ज़्यादा नामुमकिन असंभव बना दे, है ना। ठीक है, तो इस पर अपन एक उदाहरण अभी बाद में देंगे। आपको थोड़ा जो असंगत है उस पर एक उदाहरण देके और समझा दूं मैं। एक तो मैंने एक उदाहरण दिया जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि एक आदमी दिल्ली में है, वो यहाँ पर आकर के उसी तारीख, उसी समय, उसी दिन या उसके कुछ आसपास में घटना को कारित नहीं कर सकता। ये तथ्य दोनों अस्तित्व में नहीं रह सकते, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन एक और उदाहरण देता हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें। आप साक्ष्य अधिनियम में भी उसका भी आगे चल के पढ़ेंगे, धारा 112 में, जिसको बोलते हैं धर्मजत्व का सबूत, है ना, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता का वैध संतान है कि नहीं, इसको बोलते हैं धर्मजत्व की उपधारणा, या धर्मजत्व के बारे में कोई निश्चयात्मक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। तो इसको इससे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, है भी आपके पुस्तक में आपको मिल जाएगा, कि जहाँ पर एक बच्चे की औरस्ता, उसकी लेजिटिमेसी, उसके धर्मजत्व को चैलेंज किया जा रहा है कि ये बच्चा वैध नहीं है, ये अवैध संतान है, या इसके धर्मजत्व को हम चुनौती दे रहे हैं। किस आधार पर? कि जिस संभावित समय में ये बच्चा अपने माँ की गर्भ में आया होगा, जब माँ ने गर्भ धारण किया होगा, उस समय उस माता तक उसके पति की पहुंच नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि ये बच्चा जो है अपने माता के, देखिए मैटरनिटी पर कोई डिस्कस नहीं होता, मैटरनिटी इज वेरी क्लियर, इट इज अ नेचुरल। बात पितृत्व पे आती है ना, पैटर्निटी पितृत्व पे बात आती है। तो कोई व्यक्ति नहीं बोलता है कि कोई ये बच्चा अपने माता पिता की वैध संतान नहीं है, उसके धर्मजत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी लेजिटिमेसी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो तर्क क्या देता है वो? तर्क ये देता है कि जिस समय माता ने गर्भ धारण किया होगा, एट द टाइम ऑफ द कंसीव ऑफ द मदर, व्हेन मदर वाज कंसीविंग, जिस समय माता गर्भ धारण करने की स्थिति में आई होगी, उस समय माता तक उसके पति की पहुंच नहीं थी, बच्चे के पिता की पहुंच नहीं थी। इसलिए जब पिता की पहुंच नहीं थी, उसके पति की पहुंच नहीं थी, तो इसका मतलब हुआ कि वो गर्भ धारण जो हुआ वो गर्भ धारण अवैध था, बस इसलिए संतान भी अवैध है। ठीक, अब यदि आप इस प्रकार का तथ्य लाते हैं, सपोर्ट में ये कहते हैं कि देखिए साहब, जिस समय संभावित तौर पे माता ने गर्भ धारण किया होगा, उस गर्भ धारण के संभावित समय में इसके पति की उस तक पहुंच हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पति पिछले दो सालों से जेल में बंद था, टाडा कानून के अंतर्गत। न तो वो जेल से पैरोल पे रिहा हुआ, न जमानत से रिहा हुआ। तो फिर वो माता तक उसकी पहुंच कैसे हुई? अपनी पत्नी तक उसकी शारीरिक उपस्थिति कैसे हुई, कैसे संभव हुई? और जब नहीं हुई तो ये बच्चे की धर्मजत्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया। उसकी धर्मजत्व पर जो है निश्चयात्मक सबूत जो होता है धर्मजत्व की उपधारणा के संबंध में, जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया।
तो आप यदि एक ऐसा तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि उसके पति की अपनी पत्नी तक पहुंच नहीं थी, यदि इस बात का तथ्य आप प्रस्तुत करते हैं, तो ये क्या होगा, वो बच्चे के बारे में जो विवादग्रस्त तथ्य है कि बच्चा वैध है ना, उससे बिल्कुल असंगत हो जाएगा। कि यदि बच्चा अवैध है, बच्चा वैध है तो पति की पहुंच थी, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा तथ्य है कि पति की पहुंच नहीं थी, तो फिर इसका मतलब है कि बच्चा वैध नहीं है। दोनों तथ्य एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार की का जो तथ्य होता है जो बिल्कुल असंगत हो, यदि वो साबित हो जाए तो फैक्ट इश्यू को कोलैप्स कर देगा, खत्म कर देगा, है ना, पूरी धारणा को समाप्त कर देगा। तो उसी प्रकार से जब कोई असंगत तथ्य जिसका दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता जब आप लाते हैं, तो सच फैक्ट्स आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। राइट, अब इसके दूसरे तरफ आए, जो दूसरा एक कंडीशन था। पहला कंडीशन तो वही कि फैक्ट्स मस्ट बी इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू, एंड द नेक्स्ट इज कि जहां पर तथ्य ऐसा है जो विवादग्रस्त तथ्य को या तो अत्यधिक संभाव बना देगा, उसके अस्तित्व को या तो एकदम मुमकिन बना देगा या उसके अस्तित्व को एकदम नामुमकिन बना देगा। फैक्ट्स विच मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल। कैसे? जिस रिवाल्वर से गोली मार के हत्या की गई, रिवाल्वर जो जब्त हुआ उसमें उंगलियों के निशान अभियुक्त के निशान से मिलते हैं। उसी प्रकार का रिवाल्वर खरीदने के लिए अभियुक्त कुछ दिन पहले दूसरे स्टेट में गया हुआ था, है ना, ये भी इस बात का भी तथ्य लाया गया। तो इससे क्या साबित होता है कि इससे इस बात विवादग्रस्त तथ्य की संभावना अत्यंत ज्यादा हो जाती है कि इसी रिवाल्वर से अभियुक्त ने ही इसी प्रकार के रिवाल्वर से हत्या की होगी। हाईली प्रोबेबल। क्यों? क्योंकि आपके पास 2-3 तथ्य हैं। नंबर 1, जिस प्रकार के रिवाल्वर से हत्या हुई है उसी प्रकार का रिवाल्वर खरीदने का सबूत मिला हुआ है जो दूसरे स्टेट से अभियुक्त खरीद के लाया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट उसी को फेवर करती है। जो गोली मिली उसी के रिवाल्वर से निकली हुई प्रतीत होती है। प्रतीत क्या होती है? उसी से निकली हुई है। रिवाल्वर में उंगलियों के निशान अभियुक्त के उंगलियों के निशान से मिलते हैं। तो दीज आर ऑल फैक्ट्स विच मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल। और उसी प्रकार से कुछ तथ्य होते हैं जो पूरी तरह से उसको नामुमकिन कर देते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, ऐसा संभव ही नहीं है ऐसा होना, है ना, हाईली इम्प्रोबेबल। तो जब इस प्रकार की बातें आती हैं तब इसी को हम धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत बनाते हैं। तो अपन ने देखा कि सुसंगतता के अपने पास धारा 11 के अंतर्गत जो सुसंगतता है उसके लिए हमारे पास 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, इस धारा के अंतर्गत वे तथ्य सुसंगत होते हैं जो अन्य खास करके पिछली धाराओं में जो सुसंगत नहीं है। मतलब पिछली धाराओं से एक कदम आगे बढ़ करके यह धारा उन तथ्यों को सुसंगत बनाती है जो तथ्य सुसंगत होने से रह गए, बशर्ते कि वे तथ्य कैसे हों। एक तो वो विवादग्रस्त तथ्य से पूरी तरह से असंगत हों, या विवादग्रस्त तथ्य को बहुत ज्यादा संभव या बहुत ज्यादा मुमकिन या बहुत ज्यादा असंभव या बहुत ज्यादा नामुमकिन बनाते हों। तो इसी को उन्होंने बड़े ही बढ़िया शब्दों में इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सच फैक्ट्स बिकम रिलेवेंट विच आर नॉट अदरवाइज रिलेवेंट। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ के देखें। इसमें कोई भी यदि आपको तकलीफ़ होती है तो आप किताबों की मदद लें, किसी से पूछें। यदि आप ठीक समझते हो तो इस संबंध में आप मुझसे भी और संपर्क कर सकते हैं। आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू सो मच।